हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम्स करी थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड कि किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी हमने रैंक निकालनी है बाई रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म, जिसको हमने पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद फिर हमने उसकी रैंक निकालनी है। रैंक निकालने का हमने एक तरीका और भी पढ़ा था जिसको हमने एक्लन फॉर्म बोला था। ठीक है, हम क्या करते थे, हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे और एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ होती थी वही उसकी रैंक होती थी। ठीक है, अगर हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम उसको कॉलम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फिर जितने नॉन ज़ीरो कॉलम्स होते हैं काउंट कर लेंगे उनको और वही उस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे इसने बोला है कि नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करके रैंक निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म हमने पहले पढ़ी है पिछले लेक्चर में। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म बेसिकली चार टाइप की हमने फॉर्म पढ़ी थी वहाँ पे। एक तो जो फॉर्म थी वो थी इस टाइप की कुछ IR 0 0 0। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m/n है। ठीक है, और हम उसके ऊपर एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलन ऑपरेशन, ठीक है ना, मतलब दोनों ऑपरेशंस का यूज़ करके रो वालों का भी और कॉलम वालों का भी, उसको इस टाइप के फॉर्मेट के अंदर अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं जिसमें यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका कुछ ऑर्डर होगा आर, इधर ज़ीरो मैट्रिक्स, इधर ज़ीरो मैट्रिक्स, इधर ज़ीरो मैट्रिक्स, और इन मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो इसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही ए मैट्रिक्स की रैंक होती है। हमने एक फॉर्मेट ये भी पढ़ा था IR 0। ठीक है, तो इसमें भी यही है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, इसके राइट साइड में ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी जितना आइडेंटिटी का ऑर्डर है उतनी ही गिवन मैट्रिक्स की रैंक होगी। ठीक है, एक इस टाइप का फॉर्मेट भी होता है IR 0। ठीक है, और एक फॉर्मेट इस टाइप का भी होता है IR। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेट कब होता है? अगर ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप की है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस टाइप का फॉर्मेट बनता है, और ये यहाँ पे जो नीचे नंबर होता है ये उसके ऑर्डर के ही इक्वल हो जाता है फिर उसमें। ठीक है, तो इन चार फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में अगर हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि वो इस मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है ना, इस वाली मैट्रिक्स की ये चारों में से किसी भी टाइप की नॉर्मल फॉर्म बन सकती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये गिवन है, आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर आप इस टाइप का फॉर्मेट बनाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है। अब क्या पता आइडेंटिटी बनने के बाद इधर ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाए, नीचे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। क्या पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद नीचे रोज़ ही ना बचे और राइट में इधर ज़ीरो हो जाए। क्या पता आइडेंटिटी बनने के बाद राइट में कॉलम्स ही ना बचे और इसके नीचे रोज़ बच जाए और वो ज़ीरो हो जाए। क्या पता आइडेंटिटी बनने के बाद इधर भी कोई कॉलम ना बचे, नीचे भी कोई रो ना बचे। ठीक है, तो ये गिवन मैट्रिक्स जो होगी वो इन चार में से किसी भी टाइप का फॉर्मेट गेन कर सकती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट आपने 1 बनाना है। उसके बाद अब जैसे आप आइडेंटिटी बनाओगे तो 1 के इधर भी ज़ीरो होती है, नीचे भी ज़ीरो होती है। ठीक है, फिर आपने यही करना है कि इस 1 का यूज़ करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। इधर सारी वैल्यूज़ ज़ीरो करनी है और इधर नीचे भी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ज़ीरो करोगे तो क्या करोगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको फिर इस सेकंड कॉलम में से माइनस कर दोगे। यहाँ पे अगर आपको ज़ीरो करना तो क्या करोगे, -1 पे आप इस 1 को इसमें ऐड कर दो, -1 में ज़ीरो हो जाएगा। अगर 3 को ज़ीरो करना तो क्या करोगे, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करके इस 3 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशंस लिखे हुए हैं सारे के सारे,
C2 पे ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस 2C1, ठीक है ना, C2 माइनस 2C1। तो जिसका यहाँ पे नाम लिखा जाता है ऑपरेशन उसी में लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता उस टाइम पे, ठीक है। बट हम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा बाइनरी, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो C3 पे ऑपरेशन लगाया, फिर हमने ऐसे ही C4 पे ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन लगाने के बाद हमें कुछ इस टाइप का फॉर्मेट मिला। अब देखो यहाँ पे बीच में इक्वल का निशान ना लगाते हुए यहाँ पे एक और सिंबल लगाया। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली मैट्रिक्स नहीं है। इस मैट्रिक्स पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए हैं, फिर जाके ये मैट्रिक्स मिली है। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इधर सारी ज़ीरो हो चुकी है। अब काम क्या होगा, इस वन के नीचे सारी ज़ीरो बनानी है। अब कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि पहले यहाँ पे इसके नीचे ज़ीरो बना लूँ, उधर बाद में ज़ीरो बना लूँ, तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। पहले नीचे ज़ीरो बना ली और बाद में राइट साइड में ज़ीरो बना ले, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपको जैसा मन करे वैसे बनाओ, बट पैटर्न यही रहेगा, इधर वन, राइट में सारी ज़ीरो बना लो, या तो पहले या नीचे बॉटम में सारी ज़ीरो बना लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है ऑपरेटिंग C3 पे इन्होंने ऑपरेशन लगाया, और C3 प्लस 2C4 जो तीसरा कॉलन है उस पे ऑपरेशन लगाया। सेकंड कॉलन की फोर्थ कॉलन के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड कर दो। फोर्थ कॉलम ये है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और थर्ड कॉलम में ऐड करोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ मत करो, आप सीधा इसका यूज़ करके नीचे ज़ीरो बनाओ, ठीक है ना। वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वन होना चाहिए, वन के इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, ठीक है ना। आप डायरेक्ट वही फॉर्मेट यूज़ करो। आप इस फॉर्मेट को फॉलो मत करो, आप अपने हिसाब से करो। यहाँ पे कॉर्नर पे वन बनाओ, उसके बाद उधर ज़ीरो, नीचे ज़ीरो, ठीक है। सपोज इन्होंने जो फॉर्मेट यूज़ किया, अगर वही फॉर्मेट भी आप यूज़ करते तो इस टाइप का कुछ आपको स्ट्रक्चर मिलता। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे वन होने के बाद यहाँ पे डायगोनल में वन होता है, बट यहाँ पे तो ज़ीरो है, तो इधर वन दिख रहा है, तो इसको इसके साथ इंटरचेंज करा दिया इन्होंने। ताकि नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑपरेट कराया, इन्होंने इंटरचेंज बाद में कराया। बट आप पहले इंटरचेंज करा लो फिर ऑपरेट करा लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, पहले ऑपरेट करा के इसके नीचे जीरो बनाई, फिर यहाँ पे इंटरचेंज। आप पहले इंटरचेंज करा लेते और फिर ऑपरेट कराते तो भी सेम ही आंसर आता, ठीक है ना। बट आप कोशिश ये करना, इधर पहले वन बनाओ, उसके राइट में ज़ीरो, नीचे ज़ीरो, फिर डायगोनल में अगला एलिमेंट वन बनाओ, उसके राइट में ज़ीरो, उसके नीचे ज़ीरो। ऐसे ही नेक्स्ट डायगोनल का नेक्स्ट एलिमेंट, सेम इस प्रोसीजर से अगर आप चलोगे हर क्वेश्चन में तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसको इसके साथ इंटरचेंज जब इसने किया सेकंड को फोर्थ कॉलन के साथ, तो कुछ ये फॉर्मेट हमें मिला। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेट प्रिपेयर हो रहा है वो कुछ इस टाइप से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 0 0 1। और ये तो सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इधर जीरो मैट्रिक्स है, इधर जीरो, इधर जीरो, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब एक चीज़ यहाँ पे जो नोटिस करने की है वो देखो क्या है, ये वाली जो जीरो मैट्रिक्स है ये 2x2 ऑर्डर की है, ठीक है ना। बट जो ये नीचे जो दोनों जीरो मैट्रिसेस है, ये भी 1x1 ऑर्डर की, ये भी 1x1 ऑर्डर की। अब कोई बच्चा क्या पता ऐसे सोचे कि भाई ये पूरी की पूरी नीचे चार एलिमेंट जो लिखे हुए हैं जीरो है तो एक जीरो लिख दे यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप एक जीरो लिखोगे तो उसको किसके नीचे लिखोगे, I2 के नीचे लिखोगे या जीरो के नीचे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये अलग अलग से ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी, ये अलग से ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी, ये अलग से, ये अलग से, ठीक है। तो ये जो फॉर्म यहाँ पे आई है ये वो वाली फॉर्म आई है IR0 0 0, ठीक है ना। तो ये हमारी रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी। अब नॉर्मल फॉर्म में जो आई का ऑर्डर होता है वही हमारी गिवन मैट्रिक्स की क्या होती है, रैंक होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनके पैटर्न को फॉलो ना करके आप सिंपल फॉलो करो, इधर वन बाकी ज़ीरो, नीचे ज़ीरो, फिर यहाँ पे डायगोनल में नेक्स्ट एलिमेंट वन बाकी ज़ीरो, नीचे ज़ीरो, ठीक है। वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। कैलकुलेशंस इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी ज़्यादा आपको करनी पड़ जाएगी, फ्रैक्शंस भी बन जाते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन करनी होती है। आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करना, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना,
मैं उस क्वेश्चन की सेपरेट से एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अब एक थ्योरम हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे, बहुत इजी सी थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज़ हमने पिछले लेक्चर में कोई एक थ्योरम को प्रूफ करने में इस थ्योरम का हमने वहाँ पे रेफरेंस दिया था, ठीक है। और मैंने वहाँ पे बोला था कि उसको हम इस थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, तो हम उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। हम उसको लिख सकते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। मतलब आपको कुछ मैट्रिसेस मिलेंगी जो कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स होंगी, और उनकी प्रोडक्ट करके वो हमारी गिवन मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो आएगी, ठीक है ना। अब आपको ध्यान क्या रखना है थ्योरम की स्टेटमेंट में? इसने स्टेटमेंट में लिखा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करी गई है। ये नहीं कि आप कोई भी मैट्रिक्स उठाओगे तो उसको आप एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकोगे, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि मैट्रिक्स पहली कंडीशन तो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अब नॉन सिंगुलर क्या होती है, इससे हमें एक और क्लू मिल गया। वो क्या है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमने क्या बोला कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी बात वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने प्रूफ करना है कि उस टाइप की मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब इसने यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखा है? एन लिखा है, क्योंकि हमने पहले क्लियर कर दिया है कि वो नॉन सिंगुलर कब होएगी, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होएगा। तो हमने लेट कर लिया मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है और उसका ऑर्डर एन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस ए टू ए यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? यूनिट मैट्रिक्स में, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ऐसा क्यों लिखा है इसने? इसके पीछे का क्या रीज़न है कि उसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके? तो आइए इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई भी जो मैट्रिक्स होगी वो नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है ना। ये चार पैटर्न यहाँ पे उसके होंगे, इनमें से किसी भी पैटर्न की वो हो सकती है जब हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इस थ्योरम में क्या बात करी गई है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी n बाई n ऑर्डर की है, और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा हुआ है जब हमने रैंक पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो उसकी रैंक होगी मैट्रिक्स की वो उसके ऑर्डर के ही बराबर हो जाएगी, यानी कि रैंक किसके इक्वल हो जाएगी? n के इक्वल, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, ठीक है ना, तो उसकी जो अगर वो एन ऑर्डर की है और उसकी रैंक एन ही है, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में जब लिखोगे तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा, और यहाँ पे आर की बजाय क्या आएगा? वहाँ पे एन आएगा, ठीक है ना। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जब आप उसको नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो कुछ इस टाइप की दिखेगी आपको, आई एन टाइप की, ठीक है ना। तो आई एन क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स बोल लो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल लो, ठीक है ना। तो ये कैसे आएगी? आप ए पे क्या लगाओगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसको कन्वर्ट कर लोगे किस में? इस नॉर्मल फॉर्म में, वो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होएगी अगर उसका ऑर्डर एन है और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, डेट मीन रैंक एन है उसकी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस ए टू ए यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो हम इतना काम कर लेंगे। अब देखो, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स ए के ऊपर कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है और वो रो वाइज लगानी है, मतलब रो में कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, तो आप क्या करो, आप ए के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दो एक मैट्रिक्स
P1, सपोज हमने पहली बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाई ए के ऊपर, तो हमने उसके लिए क्या नाम दे दिया, मैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स का P1, ठीक है। एक P1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये P1 क्या होएगी, P1 कैसे निकलेगी, आपने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सेम वही ऑपरेशन लगा दिया, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, और उससे जो मैट्रिक्स मिली है वो P1 है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आपने कोई सपोज आपने उसके जस्ट बाद एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया आपने, तो कॉलम के लिए आप क्या लिखोगे उधर, कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम, वैसे तो सपोज हमने क्या लिख दिया, Q1 लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे ही फिर सपोज आपने फिर से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई Q2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है ना। इधर आपने कोई दूसरी बारी कोई रो में दूसरी बारी कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, तो आप क्या लिख दोगे, P2 लिख दोगे। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। और लास्ट टाइम हमने सपोज P लगा दिया है ना, Kth टाइम पे जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है उसको हमने P मैट्रिक्स से डिनोट किया है। ऐसे ही यहाँ पे हमने सपोज एसथ टाइम पे टाइम पे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाई उसको हमने QS से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का कुछ हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ए को हम लिख सकते हैं PAQ इक्वल्स टू यहाँ पे IR000, ये वाला फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यही इसका बेसिक है, ठीक है ना। ये जो P थी ये क्या थी, ये प्रोडक्ट आई थी किसकी, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रोडक्ट थी। क्यों क्या थी, एलिमेंट्री कोलन ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रोडक्ट थी, ठीक है ना। अब इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि ये जो नॉर्मल फॉर्म आएगी ना हमारी गिवन मैट्रिक्स की, ये तो कब आती थी, जब मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की है। बट इस थ्योरम में क्या है कि मैट्रिक्स n/n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है। तो इस थ्योरम में वो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट हमें देगी, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये यही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बोल के बताई है, ठीक है ना। in succession we apply elementary row and column transformations. For these transformation we multiply with elementary matrices corresponding to each elementary column and row operation. तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको बोल के बताई है, ठीक है। तो एक के ये इधर हमने P1 P2 PR लिख दिया, Q1 Q2 QM लिख दिया, ठीक है। उधर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि प्री मल्टीप्लाई विद दिस, आप इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ए के इधर हमने क्या लिखा, P1 P2 और यहाँ पे सपोज PR लिख दिया हमने, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ, Q1 Q2 और इधर हमने लिख दिया QS, ठीक है। यहाँ पे इसमें थ्योरम में QM लिखा हो तो मैं भी QM लिख लेता हूँ, ओके। और इधर क्या लिखा हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने पहले सभी ने पढ़ा हुआ कि जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती है वो नॉन सिंगुलर होती है, और नॉन सिंगुलर होती है तो उनके इन्वर्स भी निकलेंगे। तो Q1 Q2 QM सभी के इन्वर्स निकलेंगे, P1 P2 PM सभी के इन्वर्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ए को लिख सकते हैं किस तरीके से, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ है ना PR के इन्वर्स से प्रोडक्ट करा देता हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं इसको ताकि चीज़ें अच्छी से लिखी जा सके, ठीक है ना, IN, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इधर PR का इन्वर्स से प्रोडक्ट करा दिया इधर, और इधर भी मैंने क्या किया, PR के इन्वर्स से प्रोडक्ट करा दिया, ओके। तो यहाँ पे अब क्या होएगा, ये PR इन्वर्स और PR की जब आप प्रोडक्ट कराओगे तो उससे आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इधर सपोज PR-1 मैट्रिक्स है, तो फिर यहाँ पे तो देखो आइडेंटिटी बन चुकी है, इसका तो रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि इससे फिर आगे मल्टीप्लाई कराओगे तो आइडेंटिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे। फिर मैंने PR-1 के इन्वर्स से प्रोडक्ट कराया, तो इधर भी मैं क्या करूँगा, PR-1 के इन्वर्स से प्रोडक्ट कराऊंगा परी में, है ना। फिर इधर भी आइडेंटिटी हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे करते गए और फिर मैं एक टाइम ऐसा आएगा कि P1 के इन्वर्स से मैं प्रोडक्ट कराऊंगा। तो ऐसे ही एंड सो ऑन मैंने P1 के इन्वर्स से प्रोडक्ट करा दी। तो इससे क्या होएगा, एक ही लेफ्ट में सारी मैट्रिसेस ख़त्म हो जाएंगे, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली वी कैन राइट, इधर हम क्या करेंगे,
क्यू एम के इन्वर्स से प्रोडक्ट कराएंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि देखो सबसे एंड पे ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो और पोस्ट में जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर ही मल्टीप्लाई होगी, ना कि कहीं बीच में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्यू एम के इन्वर्स से कराने से ये खत्म हो जाएगी, फिर उससे जस्ट पहले वाले के इन्वर्स से कराने से वो खत्म हो जाएगी, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी खत्म होने का मतलब। ठीक है, ऐसे ही आप करते जाओगे, लास्ट में नंबर आएगा Q1 का, तो एंड सो ऑन Q1 का इन्वर्स से आप प्रोडक्ट कराओगे तो ए क्या बचेगा यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या होएगी, ए की वैल्यू ये बनेगी, ए की वैल्यू जो ये इधर लिखी हुई है ना, क्योंकि ए के लेफ्ट में भी सारा मामला आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और ए के राइट में भी सारा मामला आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ए की वैल्यू बचेगी। और यहाँ पे यही वैल्यू लिखी हुई है, देखो मैच कर सकते हो, A = P1 इनवर्स एंड सो ऑन PR इनवर्स, P1 इनवर्स, P2 इनवर्स, PR इनवर्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे QM इनवर्स से लेके Q1 इनवर्स तक है, QM इनवर्स से लेके Q1 इनवर्स तक है। ठीक है, और हमने यही प्रूफ करना था कि ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में। अभी ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस है या नहीं है, इस चीज़ की आप कैसे गारंटी दोगे? देखो ये P1 का इन्वर्स है, ये P1 का इन्वर्स है, ये P2 का इन्वर्स है। P1 मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स थी? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो भी क्या होती है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होती है। मतलब P1 इन्वर्स एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ऐसे ही P2 इन्वर्स भी फिर तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी, और ये PR इन्वर्स भी कैसी बनेगी? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। वैसे ही QM इन्वर्स भी एलिमेंट्री बनेगी, Q2 इन्वर्स भी एलिमेंट्री, एंड लास्ट में Q1 इन्वर्स भी क्या बनेगी? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में लिख दी है? एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में लिख दी है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये थ्योरम थी। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि भाई एक्सप्रेस करो इस मैट्रिक्स को एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। जैसा आपने थ्योरम में जो जो स्टेप्स किए हैं सेम स्टेप्स आपने करने हैं। ठीक है ना, एक भी स्टेप अलग नहीं होएगा, वो हमने इन जनरल करे हैं, ये हम पार्टिकुलर करेंगे। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम सेम स्टेप्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। मैं इसको पूरा नहीं करूँगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा ये, बस मैं इसको गाइड कर देता हूँ कि आपको ये करना कैसे है। जैसे ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, आपने क्या करना, इस ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है इसकी नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब नॉर्मल फॉर्म में जब आप इसको बदलोगे तो आप कभी इसमें रो ऑपरेशन लगाओगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कभी एलिमेंट्री कॉलम लगाओगे, है ना। तो जैसे ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया, ये भी इस तरीके से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने लगाए। ठीक है ना, जिस भी सीक्वेंस में आपने लगाए हैं वो सीक्वेंस लिखी हुई है। ऐसे ही कुछ आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया और लास्ट में आपको ये वाली मैट्रिक्स मिली है। ठीक है ना, और ये एक नॉर्मल फॉर्म की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, ये लास्ट में जो मैट्रिक्स आई है। अब आपने जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई है, वो सारी यहाँ पे लिख दी है। ठीक है ना, जैसे ये एक तो ये है भाई, ये कोमा से पहले एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर ये अगली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद ये इधर कुछ कॉलम की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है। ठीक है ना, तो इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस बनेगी ना, फिर वो सारी आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगी है। ठीक है ना, तो हर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकलेगी। ठीक है ना, जैसे ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे है, ये R2 में लगाई है आपने, R2 के साथ क्या किया, R1 के साथ -2 की मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दो। ठीक है ना, R1 के साथ -2 की मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया है, R1 के अंदर ऐड किया हुआ है। और ये वाली क्या है, R1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया हुआ, R3 के साथ ऐड किया हुआ है। तो ये जितनी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे लगी हुई हैं, इन सभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप मैट्रिसेस निकाल लेना। ठीक है, अब मैट्रिसेस अगर आप निकाल लोगे, अब थ्योरम के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो थ्योरम के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको ना उन मैट्रिसेस के इन्वर्स निकालने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा। ठीक है ना, अगर आप मैट्रिक्स निकाल के फिर इन्वर्स निकालते हो
तो वो थोड़ा सा टफ रहेगा। आप डायरेक्ट इन्वर्स वाली मैट्रिक्स ही निकाल लो। अब वो कैसे निकलेगी, मैंने आपको पहले ये चीज़ पढ़ाई हुई है कि एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स निकलती है उनकी इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकलती है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगी। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाई है। मैंने ना R2 के साथ क्या किया, R2 में मैंने R3 को ऐड कर दिया, ठीक है ना। या फिर अब मैंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ R3 को ऐड कर दिया। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इससे जो मैट्रिक्स निकलेगी उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, उसको हम लिखेंगे ई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आर का मतलब रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं। और यहाँ पे लिखेंगे, अब जैसे सेकंड में लगाया तो सेकंड, ठीक है ना। अब सेकंड में लगाया थर्ड का यूज़ करके तो थर्ड, और इधर क्या लिखेंगे, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है ना। इसको कैसे रीड करेंगे कि R2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया है, R2 में हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, ट्वाइस ऑफ R3 को R2 में हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स बनेगी, ये पूरी की पूरी एक मैट्रिक्स होगी। और वो कैसे दिखेगी आपको, इसकी हेल्प से आप इसको निकाल लोगे। R2 में R3 की 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दो तो 1 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ लिख दो 1 को, तो इधर 0 आएगा, इधर 1 एज इट इज़ रहेगा, इधर क्या होएगा 2 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1। अब इसका इन्वर्स अगर आपको निकालना, वैसे अगर आप इन्वर्स निकालोगे तो वो बड़ा लेंथी रहेगा, क्योंकि आपने सीखा होगा ये वाला फार्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि काफ़ी लेंथी रहता है, ठीक है ना। इससे नहीं करना है, हमने पहले इससे पहले भी पढ़ा था, वो कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे उसमें कैसे किया था। इसका जो इन्वर्स मैट्रिक्स निकलेगी वो कैसी लिखी जाएगी, RE2 3 -2, और इसकी जो इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी वो कैसे आएगी, RE2 3। अब जैसे यहाँ पे -2 है ना, तो आपको कर देना +2, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। इतना सा काम करना कि आपने जैसे -2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, तो आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड रो की और फिर सेकंड में ऐड करो, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, फर्स्ट तो फिर वही की वही रहेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 1, और इधर क्या आएगा -2 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की क्या बनेगी, इन्वर्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे यही किया हुआ है, ठीक है ना। तो इन्होंने अलग अलग से पहले पूरे के इन्वर्स निकाल के फिर किया हुआ है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरम में आपको समझाया था, आप इंडिविजुअली इन्वर्स निकाल के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे यही किया हुआ, जैसे RE21 -2 है, इन्वर्स निकालना है, RE21 -2 का इन्वर्स। तो कैसे निकाल लोगे, आप -2 की बजाय +2 कर दोगे, इन्वर्स निकल जाएगा। अभी इसमें क्या करोगे, -1 है जैसे यहाँ पे, तो आप +1 कर दोगे। और इसमें इन्वर्स कैसे निकलेगा, ये है क्या वैसे, ये ना थर्ड रो की 1/2 से मल्टीप्लाई कर रखी है, ठीक है ना। तो इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1/2 की बजाय आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको ऑपरेशन में कैसे लिखेंगे, आप ऐसे इन्वर्स निकालोगे, RE, सपोज आपने थर्ड रो की K से मल्टीप्लाई करी हुई है, K कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका आपने इन्वर्स निकालना, तो आप क्या लिखोगे, RE थर्ड रो की K इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। K इन्वर्स मतलब 1/K, ठीक है। तो एक एक करके आप ये सारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस निकाल लोगे, और यहाँ पे उस ऑर्डर में लिखोगे जिस ऑर्डर में वो आनी चाहिए, ठीक है ना। उस ऑर्डर के हिसाब से उनको लिखोगे, और फिर ये जो आएगा ये क्या आएगी, गिवन मैट्रिक्स को हमने लिख दिया एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑपरेशन लगाते टाइम, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव के सिंबल की कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके इन्वर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। अब इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इन्वर्स केवल किस टाइप की मैट्रिक्स का निकलता है। आपने पढ़ा भी होगा डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में, इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलता है। और वो वाली स्क्वायर मैट्रिसेस जो कि कैसी होती है, नॉन सिंगुलर होती है, जिनके डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम केवल स्क्वायर मैट्रिसेस ही स्टडी करेंगे। अब वर्किंग रूल क्या रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स को लिख लेना है A = I × A।
इस फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ परी या पोस्ट मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगी जिसके साथ आप ऑपरेट करा रहे हो उस मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी को। ठीक है, फिर आपने करना क्या है, इस ए मैट्रिक्स को ना ट्रांसफॉर्म कर लेना है किसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और अब इसको जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करोगे तो या तो आपको केवल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं, या फिर आपको केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हैं, या फिर केवल एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है ना, परफॉर्म एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कोई भी लगा सकते हो। ठीक है ना, बट कॉलम के केस में ये आई ए के बजाय ए आई लिखा जाएगा, इतना सा फर्क होएगा। ठीक है, अगर आप केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसको बोलेंगे प्योरली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही करना है, ए पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं और ए को बदल दो किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब जो जो आप ऑपरेशन लगाओगे वही ऑपरेशन आपको इधर आइडेंटिटी पे लगाते रहना है। ठीक है ना, आइडेंटिटी पे लगाओगे कुछ एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, फिर उस नई मैट्रिक्स पे लगाओगे, फिर उसके बाद वाली मैट्रिक्स पे, इस तरीके से आप चलते रहोगे, ये ए मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी आइडेंटिटी में, और ये आइडेंटिटी जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट होएगी उसको हम सपोज कह देते हैं बी मैट्रिक्स, उसको हमने क्या कह दिया, बी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो इधर आइडेंटिटी, इधर बी, इधर हमारी ए मैट्रिक्स है, तो बी इंटू ए हमने किया हुआ है और आंसर क्या आया हुआ, आइडेंटिटी। ऐसा कब होता है, ऐसा तभी हो सकता है जब जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स है। ठीक है ना, बी इंटू ए इंटू बी अगर दोनों बराबर हो जाए और आइडेंटिटी के इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है ना, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने अप्लाई की, ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉलम का जो ऑपरेशन है उसका भी यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे फ़र्क इतना होएगा कि ए इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी लिखेंगे, फिर इधर कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे और वो इधर आई में लगेंगे सारे कॉलम ऑपरेशन। तो एक एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे ये टॉपिक जो यहाँ पे है, ये पूरा ये सारा का सारा टॉपिक आपका 12th क्लास में आया होगा अगर आपके टीचर ने कराया हो तो, क्योंकि ये सिलेबस में से डिलीट हो गया था, हो चुका मतलब 12th में भी, एलिमेंट्री रो एंड कॉलन ऑपरेशंस। बट बहुत इजी है, आप जब पहली बार करोगे तो आपको इनमें दिक्कत होएगी, बट एक दो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो इनके इन्वर्स निकालने एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दिस मैट्रिक्स, तो आपने वही करना, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए, इधर तो ए की वैल्यू लिख लेनी है, इधर नहीं लिखनी है। ठीक है ना, एक साइड में लिखनी है और आइडेंटिटी की वैल्यू लिख देनी है। अब आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे सारी ज़ीरो बनाओगे। ठीक है ना, अब उसके बाद इधर 1 बना के उसके नीचे भी ज़ीरो, उसके ऊपर भी ज़ीरो, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 बना के इसके ऊपर दोनों जगह क्या बनाओगे, ज़ीरो बनाओगे। ठीक है, तो यही काम हमने करना है, इसको पूरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेना है। यहाँ पे केवल या तो रो ऑपरेशन लगाने हैं या फिर केवल कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। ऐसा मत कर देना कि आप नॉर्मल फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करते थे कि इसके नीचे ज़ीरो बना के इसके राइट में भी ज़ीरो बना दो, फिर इसके नीचे ज़ीरो बना के इसके राइट में भी ज़ीरो बना दो, वो नहीं करना है। क्योंकि देखो जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हो ना तो फिर आपको पोस्ट में कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करानी होती है, इस ए मैट्रिक्स की पोस्ट में प्रोडक्ट होती है उसमें। ठीक है ना, बट यहाँ पे वैसा नहीं करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बट उसका यूज़ करके केवल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यही करना है, आपने इस पे ऑपरेशन लगाने हैं और वो वही सेम ऑपरेशन आपने इस पे लगाना है। जैसे इसने क्या R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 को R1 में ऐड कर दिया, एंड देन R3 को R3 प्लस -2R1 कर दिया। ठीक है ना, तो इस पे ऑपरेशन लगाया, सेम दोनों ऑपरेशन इस पे भी लगाने हैं, इस पे लगाए, फिर इस पे लगाए, ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, अब 1 कैसे चाहिए, जब 3 से डिवाइड करोगे 3 को ही तो 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी रो को दूसरी को 3 से डिवाइड किया, तो 3 को 3 से करोगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से करोगे तो 1/3, तो सेम यहाँ पे 1 को 1/3 बना दिया, 1 को 1/3, 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 1 बन चुका है तो उसके नीचे 0 बना दो। अब यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, इस 1 की आप 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। इस 1 की आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें उसमें से इसको घटा दो, 2 से मल्टीप्लाई करके, उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही ऑपरेशन लगाए हुए हैं। एक बार R1 में लगाया, R1 प्लस -2R2,
R3 में लगाया, R3 + 5R2, इसमें लग गया, इसमें भी सेम लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे 14/3 हो गया, इसको 1 बनाना हमने, क्योंकि आइडेंटिटी में डायगोनल पे 1 होते हैं। अब ये 1 कैसे बनेगा, जब 14/3 को 3/14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 1 हो जाता है। तो इस पूरी की पूरी रो में 3/14, इधर भी सेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसे 1 बन चुका, इस 1 का यूज़ करके इधर 1/3 को 0 करना। अब 1/3 0 कैसे बनेगा, जब आप 1/3 में से 1/3 को ही माइनस करोगे, बट वो माइनस करने वाला जो 1/3 है वो इसका यूज़ करके आना चाहिए, ठीक है ना। तो R2 में ऑपरेशन लगाना क्या, R2 - 1/3 ऑफ R3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी -5/3 को 0 बनाना है, तो 5/3 को आप इसमें जब ऐड कर दोगे तो -5/3 + 5/3 0 हो जाएगा। बट जो आपने वो 5/3 ऐड कराना है वो इसी 1 का यूज़ करके कराना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लास्ट में कन्वर्ट कर लोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, बट यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स बनेगी, और ये जो भी मैट्रिक्स होएगी ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स होएगी, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाती है क्वेश्चंस में कई बार, क्योंकि फ्रैक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन करने होंगे, तभी क्वेश्चन ठीक होंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी सेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक बार तो प्योरली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, और एक बार प्योरली कोलन ऑपरेशन लगा के कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मैंने प्रोसीजर आपको दोनों का बता दिया, रो ऑपरेशन से कैसे होता है और कोलन ऑपरेशन से कैसे होता है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है जो क्वेश्चंस का, वो क्या है, जैसा हमने नॉर्मल फॉर्म जब हमने पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है, ए मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर है कुछ, इसका ऑर्डर m/n है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के लिए आपको 2 मैट्रिक्स मिलेंगी और दोनों नॉन सिंगुलर होंगे, एक का नाम p है, एक का नाम q है, और p × a × q अगर आप करोगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी जो कि गिवन मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म होगी, और यहाँ पे ये IR कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी R ऑर्डर की, और ये जो R है यही गिवन मैट्रिक्स की रैंक होगी, ठीक है। इसका प्रोसीजर हमने पहले अच्छे से समझा हुआ है, ये P मैट्रिक्स कैसे बनती है, Q मैट्रिक्स कैसे बनती है, P मैट्रिक्स कैसे बनती है। आपने ए पे जितनी भी देखो यहाँ पे ना ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है ना। तो नॉर्मल पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी अभी, उनमें इन्वर्स हम निकाल रहे थे ना, और इन्वर्स निकालते टाइम हम या तो केवल रो का यूज़ कर रहे थे या फिर केवल कॉलन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। बट हमने पढ़ा कि जब हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों की फ्रीडम हमें होती है, एलिमेंट्री रो लगाओ या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक है ना। इसीलिए इधर भी एक मैट्रिक्स मिलती है और इधर भी एक मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हम काम करेंगे कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगाएंगे, कॉलम भी लगाएंगे, और जितने भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिलेंगी, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे उनके लिए भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिलेगी, और फिर सारी रो वाली जो मैट्रिसेस है उनकी प्रोडक्ट अगर हम करा ले, जिस ऑर्डर में लगाए गए हम ऑपरेशन उसी ऑर्डर में मैट्रिसेस रखें और प्रोडक्ट कराएं, ऐसे ही कॉलम वाली की प्रोडक्ट कराए तो एक पी मैट्रिक्स मिलेगी, एक क्यू मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना। वर्किंग रूल यही रहेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जो पी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की आएगी, कैसे पता लगेगा। देखो पी मैट्रिक्स जो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम सेम होते हैं, ठीक है ना। अब पी में जितने कॉलम होंगे उतनी ही ए में रो होंगी, तभी पी की ए के साथ प्रोडक्ट हो सकती है। अब ए में एम रो है तो पी में भी एम ही रो कॉलम होने चाहिए, और अगर पी में एम कॉलम है तो पी में रोज भी एम ही होएंगी, क्योंकि वो तो स्क्वायर है। इसीलिए ये जो पी मैट्रिक्स है वो m/m ऑर्डर की होएगी, क्यू मैट्रिक्स जो होएगी वो n/n ऑर्डर की होएगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that P into A into Q is normal form of the given matrix A, और A की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दी हुई है 2 2 -6 -1 2 2। देखो इसको नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है, खाली केवल नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन अगर होता तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी इस टाइप से क्वेश्चन को करने की,
क्योंकि नॉर्मल फॉर्म तो हमने पहले सीख रखी है, इधर 1 बना दो, नीचे सारी ज़ीरो, राइट में सारी ज़ीरो। फिर इधर अगर 1 बनता तो 1 बनाओ, नीचे सारी ज़ीरो, राइट नीचे तो है ही नहीं, तो राइट में उसके ज़ीरो बनेंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें होएंगी, है ना। वो नॉर्मल फॉर्म हम वैसे भी निकाल सकते थे, बट इसने कहा कि पी मैट्रिक्स भी बताओ निकाल के और क्यू मैट्रिक्स भी बताओ, ठीक है। तो पी मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स अगर वो निकालने के लिए बोलता है तो ये वाला वर्किंग रूल हम यूज़ करेंगे। अगर ये ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अकॉर्डिंग टू थ्योरम भी चल सकते हो, जैसे वो थ्योरम हमने पढ़ी है सेम उसके हिसाब से, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट में क्या किया हुआ, एक ए मैट्रिक्स लिखी, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो एक एक करके वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते रहो, बट इधर आपने ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेनी है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, ए इक्वल्स टू इस टाइप्स का कुछ आपने किया था, है ना। जैसे वहाँ पे तो स्केयर मैट्रिक्स होती थी, ठीक है। तो यहाँ ऐसे अगर हम रो में लगाते थे तो ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए करते थे, अगर हम कॉलम के हिसाब से करते थे तो ए इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी हम करते थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे भी ए, इधर भी आइडेंटिटी, इधर भी आइडेंटिटी, ठीक है। ये आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की होएगी, जितनी ए में रोज है उतने ऑर्डर की होएगी। ये वाली आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की होएगी, जितनी ए में कॉलम्स हैं उतने ऑर्डर की होएगी, ठीक है ना। ये जो हम इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वो थ्योरम के हिसाब से ही चीज़ें चल रही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका इसने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ठीक है ना। अब आपने काम वही करना है, ए पे ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है ना। ए को एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस में, बस फ़र्क इतना सा है कि जितने आप रो में ऑपरेशन लगाते लगाते हैं ना ए के अंदर, वो ऑपरेशन आपको इधर वाली मैट्रिक्स में लगाने प्री मैट्रिक्स में, और ए में जितने भी आप कॉलम में ऑपरेशन लगाओगे वो सारे ऑपरेशन आपको ए के बाद में जो मैट्रिक्स लिखी हुई है इस मैट्रिक्स में लगाने हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए 1 चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे, 2 से ही डिवाइड कर दो 2 को, हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ऑपरेशन आपने कहाँ पे लगाया, इस रो में लगा दिया। आप कॉलम में भी लगा सकते हो, तो कोई ये रूल नहीं है कि आपको केवल रो में लगा के ही आपको यहाँ पे 1 बनाना, आप कॉलम में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 को 1/2 से डिवाइड करा दिया, ठीक है। उससे क्या मिलेगा, ये 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया है, डिवाइड नहीं कराया, मैंने गलत बोल दिया। R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ऐसे बोलो, ठीक है। या फिर R1 को 2 से डिवाइड करा दिया, ऐसे बोल सकते हो। तो इसको 2 से डिवाइड कराओगे तो 1, इसको 2 से डिवाइड कराओगे तो 1, इसको 2 से कराओगे तो -3, ठीक है ना। अब इधर क्या होएगा, अब रो में ऑपरेशन लगाया तो इसमें लगेंगे ऑपरेशन, इसकी रोज में लगेंगे, कॉलम में लगाओगे इसके कॉलम्स में लगेंगे। तो पहली रो को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 का 1/2 हो गया, 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। अब आपने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे चाहिए 0, अब 0 कैसे बनाना है, इसका यूज़ करके ही 0 बनाएगा भाई इसके नीचे तो, और राइट में भी इस 1 का यूज़ करके 0 बनाएंगे हम तो, ठीक है ना। तो अब ये 0 कैसे होएगा, जब -1 में 1 ऐड होएगा और वो 1 ये देगा, ठीक है ना। अब ये तो खुद ही 1 है तो इसी को ऐड कर देते हैं, तो R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 में R1 को ऐड कर दिया, तो इधर क्या बन गया 0, इसको इसमें ऐड किया तो 2 + 1 3, इसमें फिर -3 को ऐड करेंगे तो -1। तो ये सेम ऑपरेशन आपको इधर प्री मैट्रिक्स में ही लगाना है, ठीक है ना। ये वाली मैट्रिक्स आपको मिलेगी। अब देखो यहाँ 0 बन चुका, अब इस 1 का यूज़ करके आपको इसकी राइट में भी ज़ीरोज़ बनानी है। अब राइट में 0 कैसे बनेंगे, जब आप कॉलन में ऑपरेशन लगाओगे तो 2 कॉलन ऑपरेशन लगेंगे, इस कॉलन पे एक इस कॉलन पे, तो इधर भी 2 ही कॉलन ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से। तो ये पहले इसने यहाँ पे सीधा दोनों को एक ही साथ लगा दिया, ठीक है ना। आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, बट उससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप एक ही बारी में दोनों लगा दो। तो C2 में भी लगा दिया, C3 में भी, तो ये वाली मैट्रिक्स आपको मिल गई, ठीक है ना। अब इधर क्या करना है, देखो इधर 1, इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है तो इधर 1 बनाओ, और इसके नीचे तो एलिमेंट नहीं है बट राइट में तो है, तो राइट वालों को 0 बनाओ, ठीक है ना। तो C2 के साथ क्या किया, C2 की 3 से डिवाइड करा दिया C2 को, तो ये वैल्यू मिली। अब सेकेंड कॉलन में इसने किया हुआ है, आप इसको सेकंड रो के साथ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको 1 बना के और फिर इसकी उधर 0 बनाना है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, C2 को 3 से डिवाइड करा दिया है,
और ये वाली मैट्रिक्स हमें मिल गई, ये वाला नंबर हमें यहाँ पे 1 मिल गया। अब इसका यूज़ करके इधर 0 बना देंगे नेक्स्ट उसमें ऑपरेशन के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल फॉर्म इस मैट्रिक्स की बना ली है, जो कि कैसी दिखती है, इधर I2 क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इधर 0 है, ठीक है। इधर एक मैट्रिक्स मिल गई, इधर एक मैट्रिक्स मिल गई। जो ये मैट्रिक्स है ये P मैट्रिक्स है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो Q मैट्रिक्स है, ठीक है। हेंस P इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड Q इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप जब ये क्वेश्चंस करोगे तो आपके शायद आंसर ना मैच करे, जो आपके P की वैल्यू आएगी और Q की वैल्यू आएगी, ज़रूरी नहीं हो जो बुक में आई हुई है वही वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्या, अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, इधर हमने 3 का 1 बनाया, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, C2 दूसरे कॉलन को 1/3 से मल्टीप्लाई करा दिया। बट मैंने क्या बोला कि भाई इसको दूसरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। मैंने वो ये यहाँ पे ऑपरेशन रो में लगाया, इन्होंने ऑपरेशन कॉलन में लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो इनकी मैट्रिक्स कुछ और बनेगी, पी की वैल्यू मेरे हिसाब से कुछ और बनेगी, ठीक है ना। तो ये फ़र्क हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी और इनकी वैल्यू सेम सेम ही आएंगी पी और क्यू की। ये जो पी और क्यू की जो वैल्यू आती है लास्ट में, ये वैल्यू एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे डिपेंड करती है कि आपने किस टाइम पे कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया हुआ, ठीक है ना। तो आप ये बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है ना। पी और क्यू की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन करके देखना, और लास्ट में जैसे क्वेश्चन में ये फिर वेरिफिकेशन भी है। वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, आपकी जो वैल्यूज़ आई है पी की, क्यू की और ए की वैल्यू जो गिवन है, उनकी जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, तो फिर लास्ट में वो नॉर्मल फॉर्म आपको मिलेगी उसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।